सुपर हिट्स का 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं इस वक्त आप सभी के लिए बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से, जहां पर आज हमारी बातें होने वाली है काल के साथ। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन विवेक ओबेरॉय, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है और उनके साथ हमारी सिर्फ रेड एफएम पर सिर्फ बातें हो रही है विवेक की। तो चलिए विवेक के साथ बातें करते हैं। विवेक, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू सो मच यार, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी इन द सिटी ऑफ मिष्टी एंड मिष्टी पीपल। ओके, जब कोलकाता की बातें हम कर रहे हैं, मिष्टी दोई की तो हम बातें करेंगे, लेकिन इस शहर की क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कोलकाता आते आते शायद अब 10 साल हो गए हैं। युवा की शूटिंग के दौरान 2004 में मैं आया था, 9 साल पहले पहली बार। एंड उसके बाद इस शहर के साथ इतना प्यारा रिश्ता जुड़ गया कि आई कीप कमिंग हियर। कुछ चीज़ें यहाँ की हैं जो सिर्फ आपको कोलकाता में मिलेंगी और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ की जो इस सीज़न में निकलता है नॉलन गुरु संदेश, आहा हा हा, मतलब कहते कहते मेरे मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी जो जो टेस्ट है वो कमाल है और वो सिर्फ यहाँ बढ़िया मिलती है। और फिर खाने के लिए यहाँ पे और एक जो मैं हमेशा अपने दोस्तों से यहाँ पे मंगवाता हूँ, मतलब दुनिया भर की जो फ्रेंच मस्टर्ड, अमेरिकन मस्टर्ड आप कंपेयर कर लीजिए, वो एक तरफ, और कासुंदी जो है वो एक तरफ। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, यहाँ का जो एक अपना अलग लोगों का स्टाइल है, और ख़ासकर मुझे लगता है कि कोलकाता बहुत स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये एक पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के तो का रत्न तो है ही, बट पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड कल्चर है। यहाँ से जो पोइट्री, यहाँ से जो लिटरेचर, यहाँ से जो आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, प्लेस, थिएटर जो यहाँ से उत्पन्न हुआ है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, पैदाइश हुई है इन सब चीज़ों की, उससे आई थिंक दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक जगह में, एक ही स्थान में इतनी कला आई है तो ये काली माँ की सिटी, लेकिन भरा हुआ है यहाँ पे सरस्वती माँ की तरफ से देन जो है कला की। क्या बात है, क्या बात है। वेल, अब मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ रेड एफएम की ओर से, कोलकाता की लोगों की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से। ग्रैंड मस्ती के बाद क्रिश 3 के सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ हैं रेड एफएम की ओर से। क्या कहना चाहेंगे? यार रमेश, आई थिंक 2013 मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल साल रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में मेरी जो टीवी शो है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, बहुत बड़ी हिट गई। इनफैक्ट 3 रात पहले हमें अवार्ड मिला एज बेस्ट रियलिटी टीवी शो ऑफ दिस ईयर। एंड ग्रैंड मस्ती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म के लिए 112 करोड़ रुपए का बिजनेस जो किया है, इट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइम। और अब क्रिश 3 कल ही हमने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है हिंदी फिल्म के लिए। ओवरसीज में भी हाईएस्ट कलेक्शन, हिंदुस्तान में भी हाईएस्ट कलेक्शन। इनफैक्ट मैं मजाक में कल राकेश अंकल को कॉल करके बधाई दे रहा था, और राकेश अंकल हमारे जो राकेश रोशन हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उन्हें मैं कह रहा था कि राकेश अंकल आप तो बॉलीवुड के सचिन तेंदुलकर बन गए, सारे नए रिकॉर्ड आप सेट करते जा रहे हो। और ये जो डबल सेंचुरी है क्रिश 3 की, ऐसा लगता है कि सचिन की ईडन गार्डन में डबल सेंचुरी हुई है। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने इतना प्यार दिया, और ख़ासकर एज एन एक्टर मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये कि 45 दिन पहले लोगों ने ग्रैंड मस्ती देखी और उसमें मुझ पर और मेरे साथ हंस रहे थे, और 45 दिन बाद उन्होंने क्रिश 3 देखी और काफ़ी लोगों को डराया, काफ़ी लोगों को अपने वो जो एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो काल है, उसका एक जो पावरफुल परफॉर्मेंस लोगों को लगा। आई थिंक इतना अलग है, मतलब दोनों अलग अलग एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम की परफॉर्मेंसेस हैं। आई थिंक मुझे इस बात का बहुत मज़ा आया कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दोनों जॉनराज में, दोनों टाइप के रोल्स में इतना प्यार दिया। काल के बारे में हम जानना चाहेंगे। सही में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 3 बार क्रिश 3 देखी है। सच बात आपको बता रहा हूँ, तीनों बार मैंने हॉल में जाके हमने देखी है, हमारी पूरी रेड एफएम की टीम जाके देखी थी। काल को देखकर मैं भी डर गया। इस तरह की बॉलीवुड में मैंने कम देखे हैं विलेंस को। एक गब्बर सिंह थे जिनको देखकर मुझे लगा था कि हाँ इन्होंने कुछ किया है, एक हमारे हैं मोकैम्बो, उसके बाद आप। कितना टफ था काल का रोल करना? नहीं, ये जो आपने अभी कहा ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, और पूरी विनम्रता के साथ, इन ऑल ह्यूमिलिटी, आई थैंक यू। क्योंकि बड़े होते हुए हम सब बच्चों ने कभी न कभी गब्बर सिंह का डायलॉग मारा, ये कितने आदमी थे, या फिर खेल मजाक में हमने ज़रूर ये कहा होगा मोगैम्बो खुश हुआ। तो अब जब लोग
काल की कायनात में वेलकम कहते हैं, या जैसे ये बच्चे जो बाहर अभी फोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ, ये सब काल के बारे में बातें कर रहे थे। तो मैंने देखा जब आप बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परफॉर्म करके दिखा रहे थे कि काल का परफॉर्मेंस, और वो कह रहे थे जिस तरह से मैं कहता हूँ आई लाइक इट फिल्म में, तो वैसे कहकर दिखा रहे थे। तो जो प्रभाव लोगों पर पड़ा है इसका, बहुत बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में मुझे टोटली 3 साल लगे, और मुझे मेरे इन्वॉल्वमेंट को कम से कम 2.5 साल लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये फिल्म मेरे लिए बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी। काल जो है वो मेरे लिए मेरे करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि एक कुर्सी में बैठकर एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे प्यारा, सबसे चहीता सुपर हीरो है क्रिश, जो ऑल पावरफुल है, और मुझे एक व्हीलचेयर में बैठना है और सिर्फ 2 उंगलियों के साथ और अपने चेहरे के साथ फिल्म के एक छोर को संभालना है। कहीं न कहीं भारी पड़ना है कि अब जो सुपर विलन है वो सुपर हीरो को भारी पड़ने वाला है, तो क्या करेगा सुपर विलन, वो सवाल आना बहुत ज़रूरी है। और एक व्हीलचेयर में जब आदमी बैठता है तो जनरली आपके लिए लोगों के दिल में सिंपैथी होती है, वल्नरेबल लगता है, वीक लगता है आदमी। कहीं ना कहीं उसे ओवरकम करके बहुत पावरफुल लगना था, बहुत स्ट्रांग लगना था, इतना स्ट्रांग कि एक सुपर विलन एक सुपर हीरो को दिक्कत देने लग जाए। तो वो काम करना, इस तरह से परफॉर्म करना और एक कुर्सी में बैठ के पूरे रोल को परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत वाकई में चैलेंजिंग। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 2 गाने सुनेंगे और भी ढेरों बातें करनी है। विवेक हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ बने रहो, क्योंकि चल रहा है इस वक्त यू टर्न, और यू टर्न पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे हैं नन अदर देन हमारे अपने काल यानी कि विवेक ओबेरॉय की। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए अभी भी रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से, और हमारी बातें अभी भी हो रही है सुपर विलेन हमारे अपने काल बोले तो विवेक ओबेरॉय के साथ। वेल, हमने क्रिश मूवी लेकर काफी बातें की, अब हम बातें करेंगे एक और सुपरस्टार की, यानी कि सचिन तेंदुलकर की। विवेक, आपका एक बार फिर से रेड एफएम पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। वेल, सचिन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, काफी दुख है हम सभी को, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जितना कहें कम है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर वो जो जिस प्रकार के सुपर हीरो हैं, आई थिंक कोई भी, जितने हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, सुपर विलेन्स हैं, सारे उनके बहुत बड़े फैन हैं। आई थिंक जो पिछले 24 साल में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट के लिए इंडिया में, वो अनमैच्ड है। जो योगदान रहा है उनका, लोग समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं क्रिएट किए उन्होंने। आज जब आप इंडिया टीम की टी शर्ट पहनकर कहीं विदेश जाते हैं, कोई स्टेडियम में खड़े होते हैं, मैच देखने के लिए पहुंचते हैं, तो जो एक गर्व आपको महसूस होता है टू बी एन इंडियन, वो कहीं ना कहीं उसमें सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा योगदान है। और 20 साल पहले, 25 साल पहले, सचिन से पहले पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस एटीट्यूड को, इस पूरी मानसिकता को बदलने में सचिन तेंदुलकर का हाथ है। ही चेंज द वे पीपल थिंक। आज अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है लेकिन क्रिकेट के मैदान पे अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा। तो ये चीज जो है, एक स्पोर्ट्स की तरफ जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पूरे मानसिकता को चेंज करने में, आइडियोलॉजी को, थिंकिंग को चेंज करने में, ये सचिन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। और आप सोचिए कि मैं भी अपने संस्था के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के साथ काम करता हूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ, ऑर्फन चिल्ड्रन के साथ, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ, जो रास्तों पे बड़े होते हैं, स्ट्रीट्स पे बड़े होते हैं, गलियों में। इन बच्चों को अगर कोई आधार नहीं मिले, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिले, तो ये गलत काम में लग जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, अल्कोहल में चले जाते हैं बहुत छोटी उम्र में। तो इन बच्चों को उन सब चीज़ों से बाहर निकालकर स्पोर्ट की तरफ आकर्षित करना, इसमें सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वेल, जानना चाहूँगा, सचिन की जब बातें हो रही है तो क्या लग रहा है सचिन के बाद अब क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट जो है, लोग देखना कम कर देंगे, फैंस क्या कम हो जाएंगे? आप खुद क्या कहना चाहेंगे, क्या क्रिकेट देखना आप कम कर देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं सचिन तेंदुलकर को मिस बहुत ज़रूर करूँगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो एक सेकेंड लाइन तैयार की है, सचिन तेंदुलकर की वजह से जैसे एक महेंद्र सिंह धोनी इंस्पायर होकर आए हैं, जैसे एक विराट कोहली इंस्पायर होकर आए हैं, रोहित शर्मा इंस्पायर होकर आए हैं, इन सब लोगों में हमें कहीं ना कहीं सचिन की झलकियाँ, और जो जो चीज़ें सचिन ने
उन्हें सिखाई हैं, जो जो चीज़ें सचिन ने उन्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ में शेयर किया है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सचिन की थोड़ी थोड़ी झलक हमें हमेशा दिखेगी। इंडियन क्रिकेट विल नेवर बी विदाउट सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल। तन्मय ने एक सवाल आपसे पूछा है, जब हम क्रिस 3 की बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब मूवी की शूटिंग चल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में अभी भी हैं, वो आपको लगा कि ये जो रोल था सबसे ज़्यादा टफ था, लेकिन मैंने करके दिखाया, आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिला, वो क्या होगा? हाय तन्मय, अगर आप बोल रहे हैं। हाय तन्मय, आई थिंक क्रिस 3 की शूटिंग के दौरान मेरे लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, जोक करते रहता हूँ, सेट पे मजाक मस्ती करते रहता हूँ, सारे अपने लाइटमैन, असिस्टेंट्स, सबसे बातें करते रहता हूँ। लेकिन क्रिस 3 के रोल में जिस तरह से मुझे परफॉर्म करना था, जो आंखों में एक मैडनेस चाहिए थी, एक पागलपन, एक फितूर चाहिए था, उस फितूर को लाने के लिए, उस मैडनेस को लाने के लिए मुझे अपने आप को बहुत आइसोलेट करना पड़ा, सबसे अलग रहना पड़ा। और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था कि जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करता हूँ, काल जो है उसमें एक नेगेटिव एनर्जी का पागलपन है, उसमें इतना गुस्सा है, हेट्रेड है। उसके लिए मैं अपने आप को अपने मेकअप रूम में बंद कर देता था, सारी बत्तियां ऑफ करके, लाइट्स ऑफ करके, मिरर के एकदम पास जाकर अंधेरे में अपनी आंखों को घूरता था। एंड जब वो मुझे साइक करते करते वो पागलपन नजर आने लगता था अपनी आंखों में, वो मैडनेस, वो आग अपनी आंखों में दिखती थी, तब मैं चुपचाप बिना दाएं बाएं देखे, किसी से बात किए, सीधा मेकअप रूम से सीधा चला जाता था सेट पे, कुर्सी पे बैठ जाता था और बोलता था आई एम रेडी। और जब तक शॉट ओके नहीं होता था, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। तो ये चीज, ये मेंटल स्टेट बनाए रखना, वो पागलपन को अंदर कैप्चर करके रखना, वो एनर्जी अपने अंदर दबा के रखना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। और मुझे याद है कि जब शूटिंग पैकअप होती थी तो सडनली मैं इतना टायर्ड फील करता था, इतना थकान होती थी कि कब मैं घर जाऊं, कब बिस्तर पे पड़ के सो जाऊं। विवेक, जाते जाते करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त यू टर्न शो पर सुन रहे हैं, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे? यू टर्न सुनने वाले सभी लिसनर्स को विवेक ओबरॉय की तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और ढेर 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 सारा प्यार। खासकर कोलकाता मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है और हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि कल पहली बार मेरा बेटा विवान वीर मेरे साथ में कलकत्ता आया और मैं उसे काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से डाडा कहना सिखाने की कोशिश कर रहा था। वो मामा तो कहता ही है, लेकिन कल पहली बार शाम को कोलकाता पहुंचने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा डाडा। अरे वाह! तो मुझे कहीं ना कहीं कोलकाता मेरे लिए हमेशा बहुत लकी और बहुत स्पेशल रहेगा। आई लव यू ऑल यू मिष्टी पीपल। आपने हमेशा मुझे जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। क्या बात है। थैंक यू सो मच विवेक, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर विवेक ओबेरॉय की, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है। उनके साथ हमारी बातें हुई सिर्फ और सिर्फ रेड एफएम पे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।